हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड स्टैब्लिश बाय सीजी। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड सीजी के थ्रू स्टैब्लिश किया हुआ है, क्रेडिटेड विथ स्पेसिफाइड अमाउंट। इसमें फ़ंड कहाँ कहाँ से आएगा हम लोग देखेंगे, कहाँ से अमाउंट क्रेडिट होगा आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। और यहाँ का अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का अमाउंट कहाँ कहाँ यूज़ होगा, तो यूटिलाइज्ड फॉर refund of unclaimed या unpaid amount, promotion of investor awareness, protection of interest etc. I will let you know again कि उसका फंड कहाँ से आएगा, क्रेडिट कहाँ से होगा एंड यूटिलाइज कहाँ पे होगा। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले फंड हमारा क्रेडिट कहाँ से होगा, दैट मीन्स फंड हमारा आएगा कहाँ से, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ओके, सबसे पहले अमाउंट बाय सीजी ने जो भी अमाउंट दिया है बाय वे ऑफ ग्रांट्स या डोनेशंस, ठीक है। अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट्स और डोनेशन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द फंड। या फिर सीजी ने या तो ग्रांट दिया या डोनेशन दिया है सीजी ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या कोई भी कंपनी ने या एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, any other institution. Okay, next is जो भी अमाउंट हमारा UDA दैट मीन्स अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है, वो अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। राइट, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था अनपेड डिविडेंड अकाउंट से रिगार्डिंग, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप लोग अगर चाहो तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो भी पैसा 7 साल तक रहता है और कोई भी उसे क्लेम करने नहीं आता है, वो अमाउंट को हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट लेइंग इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, द अमाउंट लेइंग इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू दिस फंड। ओके, नेक्स्ट इज अमाउंट इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सीजी। जनरल रेवेन्यू अकाउंट हमारा कंपनीज एक्ट 1936 में हुआ करता था, उसमें जो भी अमाउंट था वो ट्रांसफ़र हो गया हमारा IEPF में। ओके, द अमाउंट इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द CG विच इज़ बीन ट्रांसफर टू दैट अकाउंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, तो उसमें भी हमारा जो भी अनपेड या अनक्लेम्ड अमाउंट होता था वो रहता था। नेक्स्ट इज IEPF फंड से सारा अमाउंट जो भी कंपनीज एक्ट 1956 का IEPF फंड में अमाउंट था वो अमाउंट, ठीक है। अमाउंट अंडर लेइंग इन IEPF फंड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी IEPF का फंड को इधर उधर इन्वेस्ट करती है, उधर से जो भी इनकम आएगा वो द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड। ओके, अमाउंट रिसीव थ्रू डिसगॉर्जमेंट या डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, धोखाधड़ी विच मीन्स व्हाट, कि किसी इंसान ने किसी के साथ धोखाधड़ी करके उसका पैसा ले लिया है, वो अमाउंट भी हमारा IEPF फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जब भी रियल ओनर मिलेगा वो अमाउंट का, वो अमाउंट उसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव थ्रू डिसगॉर्जमेंट या डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, द अमाउंट रिसीव थ्रू disgorgement or disposal of securities from a person who has been convicted for personation for acquisition of securities, मतलब किसी ने धोखाधड़ी करके पैसा किसी से लिया हो तो वो वाला पैसा। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी। जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव किया है फॉर अलाउटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड ड्यू फॉर रिफंड, और अभी तक वो पैसा रिफंड होना बाकी है और वो अनक्लेम्ड है या अनपेड है, तो 7 साल का पीरियड ख़त्म होने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू फॉर पेमेंट, मतलब 7 साल का पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद IEPF फंड में वो एप्लीकेशन मनी को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अनक्लेम्ड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है।
डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स मैच्योर हो चुका है बट अभी तक किसी ने उसे क्लेम नहीं किया है, तो कंपनी आफ्टर 7 ईयर उसको भी ट्रांसफ़र कर देगी हमारा IEPF फंड में. मैच्योर डिपॉजिट विच विथ कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी has remained unclaimed or unpaid for a period of 7 years from the date it become due for payment. सेम विद डिवेंचर की मैच्योर डिवेंचर को जो कि कंपनी के साथ है, कंपनी के पास है, जिसका अमाउंट अभी तक मतलब अनक्लेम्ड रहा है, अनपेड रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट इट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देगी IEPF फंड में. नेक्स्ट इज अगेन हमारा जो भी डिपॉजिट्स या डिवेंचर्स में जो भी इंटरेस्ट अपन लोग को मिलेगा, मतलब कंपनी को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा डिपॉजिट्स या डिवेंचर में, वो भी उसको ट्रांसफ़र करना होता है IEPF फंड में. या फिर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो चुका है और अभी तक उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो वो अमाउंट आफ्टर 7 ईयर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा IEPF फंड में. ओके. Redemption amount of preference shares remaining unpaid or unclaimed for 7 years or more will be transferred to IEPF fund. And also मान लो कंपनी का मर्ज हुआ है, मर्जर के केस में या फिर एमलगमेशन के केस में कोई भी शेयर या फ्रैक्शन ऑफ शेयर सेल हुआ है या कुछ भी हुआ है या बोनस शेयर इशू किया गया है, ठीक है, बोनस शेयर इशू किया गया है या फिर फ्रैक्शनल शेयर सेल हुआ है, कुछ भी हुआ है और अभी तक उसका अमाउंट को, उस शेयर का अमाउंट को किसी ने क्लेम नहीं किया, तो वो भी हमारा IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है. अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर इन केस बोनस शेयर या फिर मर्जर अमलगमेशन फॉर 7 और मोर ईयर. ओके. तो हम लोग एक बार रिकैप ले लें कहाँ कहाँ से पैसा आएगा कंपनी के पास. सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट या डोनेशन दिया है या फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो भी अमाउंट था 7 साल के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है. जनरल रेवेन्यू अकाउंट में जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में था, उसका जो भी अमाउंट था अनपेड था, अनक्लेम्ड वाला अमाउंट जो उसमें था वो IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा. जो भी IEPF में था कंपनीज एक्ट 1956 में, वो अभी वाला IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा. किसी भी तरह का इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस फंड वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. अमाउंट रिसीव थ्रू डिस्गॉर्जमेंट या डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, किसी ने धोखाधड़ी करके किसी का पैसा लिया तो वो वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा. एप्लीकेशन मनी, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिफंड किया बट अभी तक उसे कोई क्लेम नहीं किया, 7 साल का पीरियड बीत चुका है, वो IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा. मैच्योर डिपॉजिट या डिवेंचर, अगर डिवेंचर या डिपॉजिट्स तुम्हारा मैच्योर हो गया और 7 साल तक किसी ने भी उसे क्लेम नहीं किया तो वो अमाउंट हमारा IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा. या और वो दोनों में जो भी हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा वो भी IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा. प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो गया है लेकिन किसी ने अभी तक उसे क्लेम नहीं किया है, 7 साल बीत चुका है, तो वो फंड भी, वो अमाउंट भी हमारा IEPF में ट्रांसफ़र हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर कंपनी, अगर कोई भी अमाउंट फ्रैक्शनल शेयर को सेल करके रिसीव हुआ है या बोनस शेयर के थ्रू हुआ है, मर्जर के केस में हुआ है, अमलगमेशन के केस में कोई भी अमाउंट है वो 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया, तो वो भी हमारा IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. ये तो हम लोग ने देखा क्रेडिट कहाँ कहाँ से होता है IEPF में पैसा. अभी अपन लोग को देखना है कि यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे होता है IEPF में हमारा फंड. ओके. सबसे पहले रिफ़ंड करने में यूज़ होता है. रिफ़ंड ऑफ अनक्लेम्ड डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, एप्लीकेशन मनी, डिविडेंड, इंटरेस्ट. ठीक है. जो भी अमाउंट का रिफ़ंड करना होता है जो कि पहले क्लेम नहीं हुआ था लेकिन फिर उसके रियल ओनर आए एंड अपने पैसे को मांगे, तब उसका रिफ़ंड करने के कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. रिफ़ंड ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिवेंचर्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, एप्लीकेशन मनी फॉर रिफ़ंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन. ओके. नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन. इन्वेस्टर का एजुकेशन में जो भी पैसा लगता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी पैसा लगता है वो हमारा वहाँ पे हमारा IEPF का फंड यूटिलाइज होगा. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्गॉर्जमेंट अमाउंट, यानी कि जिसका पैसा का घपला हुआ था, जो विक्टिम था वो मिल गया तो उसको उसका पैसा रिटर्न कर देना है. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉर्ज्ड अमाउंट along eligible and identifiable applicants for shares or debenture, shareholder, debenture holder, deposit
depositor who has suffered loss due to wrong action by any person in accordance with the order made by the court which had ordered disgorgement. तो disgorgement का amount जो रियल एप्लीकेंट था उसको दे देना. रीइम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, जो भी लीगल एक्सपेंसेस हुआ है इस डिस्गॉर्जमेंट का अमाउंट में, एनीथिंग एल्स में, उसका रीइम्बर्समेंट के लिए, ठीक है, या एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू इन अकॉर्डेंस विद द रूल फ्रेम अंडर द IEPF फंड, या कोई भी अदर पर्पस के लिए जो कि रूल के अकॉर्डिंग है, जो कि मेंशन किया गया है, फ्रेम किया गया है IEPF फंड में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट. कोई भी इंसान जिसका पैसा IEPF फंड में ट्रांसफ़र किया गया है, मे बी ड्यू टू अनक्लेम्ड मैच्योर डिपॉजिट का अमाउंट, डिवेंचर का अमाउंट, कोई भी रीज़न के थ्रू, तो वो अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकता है, फिर उसको पेमेंट मिल जाएगा उसका मनी का. ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड टू द अमाउंट मे अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द मनी क्लेम्ड. ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंस्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड. फंड का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो सबसे पहले हमारा चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर्स हो गए. मैक्सिमम ये मेंबर्स 6 से 7 तक जा सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते. और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना है. ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड टू ऑथोरिटी सच ऑफिसर्स, उनको ऑफिसर्स दे सकता है, ऑफिसर्स दे सकता है, एम्प्लॉय दे सकता है, या कोई भी रिसोर्सेज दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो. ओके, नेक्स्ट इज कि वो अथॉरिटी को एक अलग बैंक, एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है जिसमें सारा रिकॉर्ड रखना होता है अपने फंड से रिगार्डिंग, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है CNAG के थ्रू. ओके, और अपना फंड को, अपना जो अमाउंट है, अपना जो फंड का अमाउंट है ना, फंड का अमाउंट को अपने ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया गया है उसी के लिए यूज़ कर सकता है. ठीक है, ऑडिट ऑफ द फंड, अभी ऑडिट भी कराना होता है. एंड ऑडिट कौन करता है? ऑडिट CNAG करेगा. ओके, ऑडिट जो भी अकाउंट है फंड का सेल बी ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CNAG के थ्रू. एंड ये CG को फिर फर्दर दे दिया जाएगा, फॉरवर्डेड एनुअली बाय द अथॉरिटी IEPF अथॉरिटी टू CG. ठीक है, IEPF अथॉरिटी फिर ये ऑडिट रिपोर्ट को CG को दे देगा. एंड हर साल ये वाला तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट बनेगा एंड CG के पास जाएगा एंड CG उसको प्रेजेंट करेगा, ले डाउन करेगा, ले बिफोर करेगा ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में. ठीक है, एवरी फाइनेंशियल ईयर. CG के पास जाएगा एंड देन ले बिफोर मेंबर ऑफ एंड देन ले बिफोर पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में तुमको ले बिफोर करना होगा. ओके, तो लोग IEPF फंड का ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा CNAG के थ्रू, और जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड हर साल हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में ले बिफोर किया जाएगा. ओके, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 126. सेक्शन 126 में क्या होता है ना कि मान लो किसी शेयर होल्डर ने लेट मिस्टर आर ने ना अपना शेयर को ट्रांसफ़र किया है मिस्टर एस को, और ये वाला ट्रांसफ़र करने का जो था डॉक्यूमेंट वो उसने कंपनी को दे दिया, लेकिन अभी तक मिस्टर आर के जगह मिस्टर एक्स के नाम पे शेयर्स नहीं हुआ है. तो फिर अब बात ये उठता है कि डिविडेंड किसको मिलेगा, राइट? क्योंकि एस के नाम पे आर ने बोला है कि भेज दो, मेरे शेयर को ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो डिविडेंड आर को मिलेगा या एस को मिलेगा, राइट? तो वही अपन लोग को देखना है कि इन एनी केस एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, in case any instrument of transfer of share has been delivered by a shareholder, यहाँ पे हमारा मिस्टर आर था जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर को डिलीवर किया हुआ है
ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द ट्रांसफ़र ऑफ सच शेयर हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, लेकिन अभी तक कंपनी ने ना रजिस्टर नहीं किया है। मिस्टर आर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर को कंपनी के पास भेज दिया है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन कंपनी ने अभी तक उसको रजिस्टर नहीं किया है। तो फिर क्या होगा? सच कंपनी शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप, फिर कंपनी क्या स्टेप लेगी? ट्रांसफ़र द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि मतलब अभी मिस्टर आर ने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का भेज दिया है कंपनी के पास, राइट, डिलीवर कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कंपनी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। तो फिर अब क्या होगा? लाइक अब वो जो डिविडेंड का अमाउंट है ना, वो कंपनी किसको देगी? पता नहीं। तो फिर ये जो डिविडेंड का अमाउंट है कंपनी उसको ट्रांसफ़र कर देगी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। ट्रांसफ़र द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट अनलेस इट इज़ ऑथराइज बाय द रजिस्टर्ड होल्डर, जो कि मिस्टर आर है, ऑफ सच शेयर इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू ट्रांसफरी, जो कि मिस्टर एस है, स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। लुक, कंपनी को ट्रांसफ़र कर देना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, लेकिन अगर मिस्टर आर ने ऑथराइज़ कर दिया है, मिस्टर आर ने बोल दिया है कि मिस्टर आर कौन है? रजिस्टर्ड होल्डर है, कि वो जो शेयर इन राइटिंग, यस राइटिंग में होना होता है, मिस्टर आर ने ऑथराइज कर दिया है इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू ट्रांसफरी, दैट इज मिस्टर एस, ठीक है। अगर मिस्टर आर ने बोल दिया, ऑथराइज कर दिया राइटिंग में टू पे सच डिविडेंड टू ट्रांसफरी, दैट इज मिस्टर एस, तो फिर कंपनी मिस्टर एस को डिविडेंड देगी, अदरवाइज वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी कंपनी, ओके। और फिर इन रिलेशन टू सच शेयर्स एनी ऑफर ऑफ राइट शेयर या फिर बोनस शेयर, फुली पेड बोनस शेयर अगर कंपनी इशू करती है तो उसको भी होल्ड पे रख लिया जाएगा, वो अभी किसी को नहीं दिया जाएगा जब तक कि रजिस्टर्ड नहीं हो जाता मिस्टर एस का नाम, ठीक है। तो जो भी राइट शेयर होगा, बोनस शेयर होगा, इन रिस्पेक्ट टू इन रिलेशन टू सच शेयर्स विल बी नॉट गिवन टू एनी ऑफ द शेयर, एनी ऑफ द वेदर इट इज़ ट्रांसफरी या ट्रांसफरर, किसी को नहीं दिया जाएगा, उसको होल्ड पे रख लिया जाएगा, ओके। इतना ही था अपना सेक्शन 126। अभी 127 देखते हैं, ठीक है। मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और 30 दिन के अंदर अंदर उसको शेयर होल्डर को पे कर दिया है, तब तो नो वरीज, कंपनी को कोई डिफ़ॉल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया एंड 30 डेज़ के अंदर अंदर शेयर होल्डर को पे कर दिया, वेदर शेयर होल्डर ने रिसीव किया ना किया कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, बस कंपनी ने उसे 30 डेज़ के अंदर, डिक्लेयर करने के 30 डेज़ के अंदर ही अंदर पे किया ना, दैट इज़, तो फिर कंपनी पे कोई भी डिफ़ॉल्ट, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। वेदर where a company declares dividend it must be pay or the dividend it must be paid, तुम उसको पे करो या फिर तुम डिविडेंड वारंट के थ्रू पोस्ट कर दो 30 डेज़ के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट विद इन 30 डेज एब्सॉल्व्स द कंपनी फ्रॉम एनी पनिशमेंट, या अगर मान लो कंपनी ने पे किया तो इस दिन के अंदर तो नो प्रॉब्लम, कंपनी डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया है, कंपनी ने डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया है, कंपनी ने डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया है 30 दिन के अंदर, तो फिर कंपनी के ऊपर कोई भी पनिशमेंट कंपनी को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कंपनी एब्सॉल्व्स द कंपनी सारी पनिशमेंट से बच जाती है, फ्रॉम एनी पनिशमेंट irrespective of whether it is received by the shareholder or not, ठीक है। The offense is committed only when company fails to post dividend warrant to the registered address to the member within 30 days. Non-receipt of dividend warrant by shareholder within the prescribed time does not attract any punishment. Punishment कंपनी को तभी मिलेगा अगर कंपनी ने 30 डेज़ के अंदर डिविडेंड वारंट को पोस्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर कंपनी डज नॉट फेल्स टू पोस्ट, मतलब कंपनी ने पोस्ट कर दिया है, तो फिर कंपनी पे कंपनी को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। लिख लेते हैं, इफ कंपनी फेल्स टू पोस्ट
dividend warrant within 30 days डिक्लेरेशन, तो फिर कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं. ओके, कंपनी विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट और एल्स कंपनी विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट. ठीक है, अभी पनिशमेंट होगा क्या, राइट? डिफ़ॉल्ट कंपनी ने किया है तो क्या पनिशमेंट होगा? इफ़ द कंपनी फेल्स टू पे डिक्लेयर्ड डिविडेंड और फेल्स टू पोस्ट डिविडेंड वारंट, तो फिर पनिशमेंट एवरी डायरेक्टर पे लगेगा ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट. पहले तो उसको सारे डायरेक्टर को जो भी इन डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, एवरी डायरेक्टर इन डिफ़ॉल्ट को इम्प्रीजमेंट होगा अप टू 2 years इफ़ ही नोइंगली अ पार्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट. अगर वो डिफ़ॉल्ट का पार्ट है तो फिर उसको इम्प्रीजमेंट होगा 2 साल का. एंड ही शैल ऑल्सो बी लाइबल टू पे मिनिमम फाइन, मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम फाइन 1000 रुपीज़ एवरी डे. हर दिन का 1000 रुपीज़ देना होगा जब तक कि डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू है. ठीक है, ड्यूरिंग विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज. तो सारे डायरेक्टर पे क्या होगा? इम्प्रीजमेंट 2 साल का अप टू 2 years, मिनिमम फाइन 1000 पर डे, और डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज है तब तक की. ठीक है, और कंपनी पे के साथ क्या होगा? कंपनी तू सुन, तुझे 18% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से इंटरेस्ट देना होगा, 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज. जब तक वो डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू है तेरा, तब तक तेरे को 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा. रिकैप ले ले. मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने उसे शेयर होल्डर को पे कर दिया है, डिविडेंड वारंट को पोस्ट कर दिया है, तो फिर कंपनी के ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं होगा. कंपनी विल नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट, बट वेदर शेयर होल्डर को रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. लेकिन अगर कंपनी फेल्स टू पे डिविडेंड वारंट विदिन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन, तो फिर कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा. कितना मिलेगा? सबसे पहले डायरेक्टर को इम्प्रीजमेंट होगा अप टू 2 years. सेकेंडली मिनिमम फाइन 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा जब तक कि डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होगा, और कंपनी के ऊपर 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लगेगा. ओके, नेक्स्ट इज हमारा एक्सेप्शन फॉर पनिशमेंट. ठीक है, एक्सेप्शन फॉर पनिशमेंट में क्या होगा, क्या क्या है जहाँ पे हमको कि जहाँ पे ना कंपनी पनिशमेंट से बच जाएगी. कौन कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे कंपनी पनिशमेंट से बच जाएगी? ठीक है, जहाँ पे डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय द रीज़न ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाई. ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे कर पाया. ठीक है, मान लो कोई कोर्ट में केस हो रहा है या कोई भी अदर चीज़ जिसमें लॉ बीच में घुस गया है, उसके कारण अगर कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाई है तो फिर कंपनी बच जाएगी पनिशमेंट से. ठीक है, डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय द रीज़न ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ. ठीक है, फिर शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दिया था कंपनी को रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंपाइल, और वो डायरेक्शन कंपनी कंपाइल नहीं कर पा रही ड्यू टू एनी रीज़न विथ एंड द सेम हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू शेयर होल्डर. ठीक है, और वो कंपनी नहीं कर पा रही है, कंपनी ने शेयर होल्डर को बता दिया कि मैं इस कारण से आपका पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, तब भी कंपनी बच जाएगी पनिशमेंट से. ओके, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड. ठीक है, जैसे कि मान लो मिस्टर ए है, इसका 2 बेटा है लाइक सी एंड डी, और ये ए टपक गया है, फिर सी बोल रहा है मुझे डिविडेंड चाहिए, डी बोल रहा है मुझे डिविडेंड चाहिए, तो इन दोनों का फिर ये जो लड़ाई था वो कोर्ट के पास गया है. कोर्ट ने अभी तक बोला नहीं है कि किसको डिविडेंड देना है, तो फिर इस केस में कंपनी डिविडेंड दे नहीं पाएगी, तो इस केस में भी कंपनी पनिशमेंट से बच जाएगी. ठीक है, डिविडेंड हैज़ बीन लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर टू कंपनी. मान लो कंपनी ने कॉल मनी
मंगवाया लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो कंपनी डिविडेंड के से एडजस्ट कर सकती है वो एरियर वाला अमाउंट को, ठीक है। फॉर एनी अदर रीज़न द फेलियर टू पे या पोस्ट डिविडेंड वारंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम वॉज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, या कोई भी दूसरा रीज़न जिससे कि कंपनी पे नहीं कर पाई या फिर डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर पाई, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंपनी का नहीं होना होता है। ओके, एक बार हम लोग रिवाइज करें एक्सेप्शंस को, एजम्पशंस को। सबसे पहले अगर डिविडेंड ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण कंपनी पे नहीं कर पाई है तो ठीक है, सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई है तो ठीक है, डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, या फिर शेयर होल्डर गेव डायरेक्शन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दिया रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, and वो वाला direction cannot be compiled and the direction cannot be compiled and the same has been communicated to shareholder, ठीक है, same has been communicated to shareholder, shareholder gave direction regarding payment of dividend but due to some reason those directions cannot be compiled with and the same has been communicated to shareholder, तो भी कंपनी पे कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा, ठीक है, कंपनी को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। या फिर डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, या और फिर कंपनी लॉफुली एडजस्ट कर सकती है डिविडेंड का अमाउंट को अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर टू कंपनी, ठीक है, या फिर डिविडेंड एज हैज़ बीन लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर टू कंपनी, कोई भी सम ड्यू है शेयर होल्डर का कंपनी के साथ तो वो अमाउंट को वो एडजस्ट कर सकती है, लॉफुली एडजस्ट कर सकती है कंपनी, ठीक है, या फिर एनी अदर रीज़न, कोई भी दूसरा रीज़न, एनी अदर रीज़न, एनी अदर रीज़न, एनी अदर रीज़न जिसके कारण the company fails to pay या post dividend warrant within prescribed time but was not due to default on the part of the company, not due to default on the part of company, not due to default on part of company. सो यस एवरीवन, मैंने इस वीडियो में सेक्शन 125, सेक्शन 126 एंड सेक्शन 127 को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है एंड मैंने कोशिश किया है कि मैं बार बार लिख लिख के भी आपको बताऊं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।